ताकुमा एक बेरोजगार लड़का है जो कि सिर्फ गेम ही खेलता है। गेम खेलते खेलते मर जाता है और दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है डीमन किंग के रूप में। इसके साथ में दो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लड़कियां हैं जिनकी दो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी बड़ी बड़ी। ये इनके साथ में अपनी जर्नी शुरू करता है। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसके अंदर अलग अलग तरह के ब्लेंड भी दे रखे हैं। कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो मेरे कहने पर इस एनीमे को लास्ट एंड तक ज़रूर देखना। एक लड़का जिसका कि नाम डियाब्लो है, वो 11 बजे गेम खेल रहा होता है। गेम खेलते दौरान उसके सामने दो एनिमीज आते हैं। उन्हें देख के वो अपने स्टाफ को हाथ में लेता है और उनके ऊपर एक अटैक करता है। वो खत्म हो चुके थे। उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने दो काफी क्यूट लड़कियां उसे किस करती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गया, ये तो बीस्ट गर्ल उसके साथ कर क्या रही हैं। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो एक ऐसे टावर पे था जहाँ पे कि समनिंग रिचुअल्स को पूरा किया जाता है। ये बात उसे इसलिए पता थी क्योंकि वो उस दुनिया में है जिसकी वो गेम खेला करता था। वो सामने देखता है दो काफी क्यूट लड़कियां खड़ी होती हैं। वो दोनों यही बात कर रही थी कि इसका असली मालिक होगा कौन। इन दोनों ने मिलकर इसे समन किया था। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। डियाब्लो ने रोकना चाहता था पर उसने कभी लड़की से बात नहीं की थी अपनी लाइफ में। स्कूल से लेके हाई स्कूल ले लो चाहे प्राइमरी स्कूल, बस उसने एक बार बात की थी, तो वो भी गेम के अंदर। लड़कियों को रोकने के लिए वो गेम कैरेक्टर में आता है। मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तुम दोनों मेरे सामने इतनी चटर पटर मत करो। उसकी बात सुन के वो हैरान थी कि उन्होंने एक डीमन लॉर्ड को समन किया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है। इतनी ही देर में उनके गलों के ऊपर सर्वेंट वाले पट्टे आके लग जाते हैं। ये देख के वो खुद भी हैरान थी कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सर्वेंट वाला पट्टा तो डियाब्लो के लगना चाहिए था पर ये तो उनके लग गया। डियाब्लो खुद भी हैरान था कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। अब वो टावर के नीचे आ जाते हैं। लड़कियां अपना नाम बताती हैं। पहली का नाम शेरा और दूसरी का नाम रैम होता है। डियाब्लो की नज़र उसकी हाथ की अंगूठी पे जाती है। इस अंगूठी का कमाल ये होता है कि जब कभी भी सामने से कोई एनिमी उस पर अटैक करता है तब उसका अटैक उसके ही ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी वजह से शायद से ये उसके सर्वेंट बन चुके हैं। वो सीधा सीधा चल रहे थे, तभी रैम कहती है कि डियाब्लो तुम्हें हमारे साथ सिटी में चलना पड़ेगा। सिटी के अंदर हम जाके ये स्लेव वाला जो रिचुअल था इसे खत्म कर सकते हैं। अब वो लोग टीम अप कर लेते हैं इस चीज़ के मिशन को पूरा करने के लिए। डियाब्लो भी मान जाता है क्योंकि वो इस दुनिया के अंदर नया है, उसे बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब वो सिटी में आते हैं एक इन के लिए। वो इनको ढूंढने लग जाते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक ही कमरा था और उनके पास ज़्यादा कमरा लेने के पैसे भी नहीं होते हैं। इसी वजह से अब उन्हें एक ही कमरे के अंदर काम चलाना पड़ेगा। डियाब्लो को जब ये बात पता चलती वो हैरान था क्योंकि वो कभी लड़कियों के साथ तो रहा नहीं है, अब उसे रात भी बितानी पड़ेगी। उसी दौरान जब वो कमरे के अंदर आते हैं, एक लड़की जिसका कि नाम सेलेस है वो बाहर आती है। सेलेस जो है वो मैजिक एसोसिएशन की लीडर है। वो यहाँ पर रैम से बात करने आई है, पर रैम के गले के अंदर वो एक फंदा देखती है जो कि सिर्फ सर्वेंट के लिए ही होता है। ये चीज़ उसे हैरान कर देने वाली थी। शुरुआत में तो वो सिर्फ रैम से ही बात करने आई थी, बट अब उसे इन सब से ही बात करनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट के अंदर वो बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है तो आखिरकार माजरा क्या है। डियाब्लो से बताता है कि मैंने इन्हें फोर्सफुली सर्वेंट नहीं बनाया है, ये अपने आप ही मेरी स्लेव बन चुकी है। इस बात पर उन्हें यकीन नहीं होता। इसी बीच खुद को हीरो बनाने के लिए मैजिक एसोसिएशन का एक बंदा उसे कहता है कि तुम्हें सेलेस से अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो। डियाब्लो को गुस्सा आ जाता है। डियाब्लो अपने कैरेक्टर के अंदर आता है। ए लड़के, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर तूने अगली बार किया तो मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। उसकी ये बात सुन के सेलिस भी सीरियस हो जाती है, उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो आगे बात करती है और पूछती है मुझे अच्छे से बताओ आखिरकार बात क्या थी। रैम और शेरा दोनों बता देती है कि उन्होंने ही इसे समन किया था पर सर्वेंट ये लोग बन गए। हम इस चीज़ को जल्द ही खत्म कर देंगे। और ये बात सुन के सेलिस वहाँ से चली जाती है। डियाब्लो पूछता है रैम से आखिरकार बात क्या है। रैम उसे नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। डियाब्लो को पता होता है कई बार NPCs जो होते हैं वो मेन क्वेस्ट के अंदर मदद करते हैं। अब वो रैम को अपने हाथों में उठा लेता है और उसे वहाँ से ले जाने लग जाता है और कहता है अब आज मैं तुम्हें रात को टॉर्चर करूंगा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। उस इनके कमरे के अंदर रैम जो थी वो उसे बेड के ऊपर लेटा देता है और अब वो उसे उल्टा कर देता है। वो उसे जानना चाहता था बात क्या है। रैम उसे शुरुआत में बताने से इनकार करती है क्योंकि अगर वो ये बात जान गया तो वो उसकी मदद नहीं करेगा। पर डियाब्लो उसके कान को छूता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे। वो उसमें हाथ मारता है, उसके बाद में उसमें फूंक मारता है। इस वजह से रैम पूरी पानी पानी हो जाती है। वो उसे सच बता देती है कि उसके अंदर जो है एक डीमन लेडी है जिसे कि क्रैब्स कहते हैं। अगर वो मर जाती है तो उसके शरीर से बाहर आ जाएगी। ये बात कहने के बाद में रैम कहती है मुझे पता है डियाब्लो तुम भी मुझे छोड़ दोगे, जिसके ऊपर डियाब्लो मना कर देता है। उसे पता था क्रैब्स जो है वो एक डीमन लॉर्ड है इस गेम की
पर वो अभी तक स्टोरी में नहीं आई थी, क्योंकि वो जब आ गया था वो पावरफुल डीमन लॉर्ड बन गया था इस दुनिया का। अब वो से बात करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं क्रैब्स को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालूंगा और मैं उसे खत्म कर दूंगा, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हो। उसकी ये बात सुन के रैम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को इसके बारे में पता था वो सारे के सारे उससे दूर हो जाते थे। पर डियाब्लो ऐसा पहला पर्सन है जो कि उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो उसे गले से लगा लेती है और रात को वो उसी के ही साथ सोने की बात करती है। पर दूसरी तरफ हमारे डियाब्लो सिग्मा मेल की तरह बाहर आ जाता है। खुली हवा में सांस लेने के लिए वो बैठा ही था कि मुसीबत उसके पास खुद चल के आती है। मेज एसोसिएशन का वही लड़का जिसे कि डियाब्लो ने डांटा था वो वहां पे आता है दारू पी के। दारू पीने के बाद उसे गाली देता है और माँ बहन करने लग जाता है। दारू भी वो उसके कपड़ों पे फेंक देता है। डियाब्लो को गुस्सा आ चुका था, वो उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो एक सैलमेंडर को समन कर देता है जो कि उसका पेट होना था। वो जैसे ही वहां पे आता है वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। सैलमेंडर को वो ऑर्डर देता है, इसे खत्म कर दो। डियाब्लो कहता है, ये क्या, ये सैलमेंडर है लेवल 40 का, इतना कमजोर जानवर ही तुमने समन किया। सैलमेंडर की आग से डियाब्लो के कुछ असर नहीं होता है। डियाब्लो अभी भी वैसे के वैसे ही खड़ा था। आग में से बाहर आता है, अपने स्टाफ को आगे करते हुए कहता है, तुमने एक गलत एनिमी को चुन लिया था, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहने के बाद में वो अपने स्टाफ से आग लगाता है, सैलमेंडर को वहीं पे बुझा के राख कर देता है और वो अब उसी पर्सन के पास जाता है जो कि मेज एसोसिएशन का था। वो कहता है, बच्चे, तेरी माँ मेरे ही पास आती थी, बाप से इस तरह की नाटक मत करियो, यहाँ से चला जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। डियाब्लो आंखें खोलता है, वो बेड पे होता है, उसके कपड़े उतरे हुए थे, आसपास में उसे कुछ सॉफ्ट फील होता है और वो इन चीज़ों को दबाने लग जाता है। उसे पता चलता है जो चीज़ वो दबा रहा है वो कुछ अलग ही थी। वो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है, उन्हें वो अच्छे से दबाने लग जाता है और उसी दौरान रैम और शेरा जो होती हैं वो जाग जाती हैं। वो जैसे ही जागती हैं वो खुद की प्रॉपर्टीज़ को बचाती हैं और वो उसे पीट देती हैं। अब वो एडवेंचर गिल्ड के पास जाने लग जाते हैं। इस दुनिया के अंदर किसी भी पर्सन की अगर ताकत को जानना है तो उसके लेवल से जाना जाएगा। डियाब्लो पूछता है कि आसपास में सारे बीस्टमैन क्यों हैं, जिसपे शेरा और रैम बताती है क्योंकि हम बीस्टमैन नेबरहुड में हैं। यहाँ पे इंसान इतनी आसानी से नहीं दिखते हैं क्योंकि वो बीस्टमैन से नफरत करते हैं, वो इन्हें अपने से नीचा समझते हैं, इसलिए तुम्हें इंसान यहाँ पे नहीं दिखेंगे। डियाब्लो ये बात जान के हैरान होता है। अब वो उनसे पूछता है कि एडवेंचर गिल्ड और कितनी दूर है, जिसपे वो बताते हैं कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं, वहां पे हम अपना लेवल चेक कर सकते हैं। शेरा रैम से उसका लेवल पूछती है, रैम अपना लेवल 40 बताती है। शेरा ये बात जान के हैरान होती है और खुद का लेवल वो उससे ज़्यादा ही आएगा। ये बात जब वो कहती है जिस पे रैम मना कर देती है। शेरा इस बात से दुखी थी क्योंकि रैम उसे कम आंक रही है। डियाब्लो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि रैम का लेवल इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वो खुद के लेवल को भी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था क्योंकि इस दुनिया के अंदर जब वो रिइंकार्नेट हुआ है तब वो यहाँ पे अपनी लाइफ फुल्ली जी सकता है। अब एडवेंचर गिल्ड के अंदर वहाँ पे लोग एक दूसरे को अच्छे से गाली देने लग जाते हैं, वो एग्रेसिव थे और ये चीज़ देखने के बाद में डियाब्लो घबरा जाता है। रैम कहती है ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अब वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाती है। रिसेप्शनिस्ट जो होती है अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हुए उन्हें डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए कहती है। शेरा डॉक्यूमेंट को साइन कर देती है, पर डियाब्लो को लैंग्वेज आती नहीं है इसलिए वो शेरा को फिल करने के लिए देता है। शेरा उसे फिल कर देती है, पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उन्हें यहाँ पे साइन करना पड़ेगा अपने ब्लड से और उन्हें एक खंजर देती है। डियाब्लो अपनी फिंगर कट करता है पर उसके अंदर से तो मूत की तरह खून बाहर निकलने लग जाता है। ये चीज़ देखने के बाद में वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे वो सारे डर जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया, और डियाब्लो ने उस पेपर को साइन कर दिया होता है। उनका लेवल चेक किया जाता है। शेरा का लेवल जो होता है वो 40 के तकरीबन आता है। इसी वजह से शेरा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि उसका लेवल रैम से ज़्यादा आएगा पर उसका लेवल कम होता है। अगली बारी डियाब्लो की आती है। डियाब्लो जैसे ही मिरर के सामने आता है और अपना हाथ आगे करता है, उसे एक चीज़ ज़रूर ये पता थी कि उसका लेवल हाई आएगा पर कितना आएगा ये नहीं। वो हाथ रखता है और वो मिरर टूटने लग जाता है। एनर्जी वेव्स तो पानी की तरह बाहर निकल रही थी कि एडवेंचर गिल्ड की जो मालिक होती है वो खुद भी नीचे आ जाती है। एडवेंचर गिल्ड की मालिक एक लोली होती है। उसे देखने के बाद में डियाब्लो उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। वो उसे बताती है कि हम तुम्हें यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि तुम्हारा लेवल ज़्यादा है और तुम मेरे अंडर काम नहीं करोगे क्योंकि मेरा लेवल तुमसे कम है।
इसी वजह से तुम्हें यहाँ से जाना होगा, पर अगर तुम रुक के काम करना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। डियाब्लो तैयार होता है क्योंकि इतनी सुंदर लड़की को वो पीछे नहीं छोड़ सकता था। वो गिल्ड मास्टर जो होती हैं उसके साथ में ये बिजनेस डील करने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें डियाब्लो जैसा ताकतवर एडवेंचरर उन्हें किसी और जगह पे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। और डियाब्लो खुद उनके साथ डील कर लेता है। वो जैसे ही डील करते हैं वो गिल्ड मास्टर जो होती हैं उनके लिए एक मिशन बाहर निकालती है जो कि सीधा मेज एसोसिएशन से आया था। उन्हें एक स्पेशल स्नेक को पकड़ना था जो कि जंगल की तरफ मिलेंगे। वो वहां पे निकल जाते हैं। डियाब्लो को तो शक हो रहा था कि आखिरकार मेज एसोसिएशन को हमारी ही जरूरत क्यों पड़ रही है इस तरह के स्नेक को पकड़ने के लिए, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। पर रैम उसे सोचने से मना कर देती है इतना ज्यादा, क्योंकि ये फालतू की ही बातें हैं। यहाँ पे उनका बुरा चाहने वाला कोई भी नहीं है। रैम की बातों पर उसे भरोसा हो जाता है। वो पूछता है क्यों ना हम टेलीपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करें, जिसके ऊपर शायरा बताती है कि इस तरह का कोई मैजिक ही नहीं है। इस वजह से डियाब्लो का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो लगातार 5 घंटों से चल रही हैं। वो अभी तक अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं। रैम कहती है कि बस हम पहुंचने वाले हैं। इस पे डियाब्लो खुश हो जाता है। 10 घंटे बाद भी वो नहीं पहुंचे होते, पर एट द एंड स्नेक जंगल पे वो पहुंच जाते हैं। ये जंगल अब और भी ज्यादा डरावना डियाब्लो को लग रहा था, गेम में कम लगता था। उसी दौरान शायरा बताती है कि सामने कुछ लोग हैं, मैं उनकी प्रेजेंस महसूस कर पा रही हूँ। जिसके ऊपर डियाब्लो पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। शायरा जो होती है उन सबकी पोजीशन एक एक करके बताने लग जाती है। डियाब्लो अपना स्टाफ बाहर निकालता है, उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। शायरा जैसे जैसे इंडिकेट करती है वो फायर मैजिक का इस्तेमाल वहीं करता है। अब वहां से कुछ एल्फ निकल के आते हैं, क्योंकि जंगल में आग लग चुकी थी। वो अपनी क्वीन शायरा को लेने आए थे। वो एल्फ जो कि इस सेना को लीड कर रही थी वो कहती है कि मैं तुम लोगों से नहीं डरने वाली हूँ, हमारी क्वीन शायरा को तुम छोड़ दो वरना तुम सभी खत्म हो जाओगे। डियाब्लो हैरान था कि शायरा इनकी क्वीन है। दूसरी तरफ वो जब बात कर ही रहे थे, शायरा बीच में बोल पड़ती है कि मैं तुम लोगों के साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं अपने भाई से तो शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मैं अपने मन पसंदीदा लड़के से करूंगी। वहीं दूसरी तरफ डियाब्लो जो होता है वो भी शायरा की सारी बातें सुन रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। शायरा की बातों से उसे एक बात पता चल चुकी थी कि ये रेबल किड को देखती है और ये एक इंडिपेंडेंट वुमेन बने रहना चाहती है। पर तभी सामने खड़े जितने भी एल्फ सर्वेंट होते हैं वो यहाँ से शायरा को लेके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यही उनकी आखिरी बात होती है। इनके पास और कोई चारा नहीं बचता, इसलिए डियाब्लो इसके आगे की चीज संभालने की बात करता है। वो एल्फ की आर्मी जो होती है उसके ऊपर एरो से अटैक कर देती है। उन्हें लग रहा था कि वो डियाब्लो को हरा देंगी, पर उसके ऊपर एक बाल जितना भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हैरान थी। उन्हें पता चल चुका था कि सामने वाला एनिमी ताकतवर है। अब वो मैजिक एरोज जो होती हैं वो अपनी पॉकेट से बाहर निकालती है। ये मैजिक एरो जो है वो ताकत से ताकतवर मॉन्स्टर को भी मारने का दम रखता था। डियाब्लो भी यही देखना चाहता था कि आखिरकार ये कितने ज्यादा ताकतवर हैं। वो एरो भी उसके ऊपर काम नहीं आता। अब डियाब्लो की बारी थी। डियाब्लो अपना एक हाथ ऊपर करता है और स्टाफ बाहर निकाल लेता है। स्टाफ की मदद से वो वहां पे आइस मैजिक को समन करता है। पूरी जगह बर्फ से ढक चुकी थी। उसी दौरान हमें वहीं पे मैच एसोसिएशन के उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसका डियाब्लो के साथ में 36 का आंकड़ा है। उसे देख के वो उसके पास जाता है। वो उसे बता देता है कि मैंने मेज एसोसिएशन के नाम से तुम लोगों को एक ट्रैप में फंसाया था। ये बात सुनकर डियाब्लो गुस्से में था। रैम उसे बताती है तुम्हारी ये बात जो है मेज एसोसिएशन तक जाएगी, तुमने उनका नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों की जान खतरे में डाली है। ये बात सुन के वो पर्सन जो था काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो सही से चल नहीं पाता और गिर जाता है। उसी दौरान एल्फ जो होती है यानी कि शायरा वो अपने सर्वेंट को यहाँ से जाने के लिए कह देती है, क्योंकि अब उसके कुछ नए दोस्त बन गए थे और उसे उनकी मिशन में मदद करनी है। उसी के ही बाद वो आएगी। अगर उसे किसी से प्यार उस बीच हो जाता है तब वो बिल्कुल नहीं आएगी। वो रैब को जाके गले से लगा लेती है। अब वो लोग वापस से गिल्ड में आते हैं। गिल्ड मास्टर उनसे माफी मांगती है और उन्हें एक न्यू मिशन देती है, पिछले मिशन की गलती को इस मिशन से छिपाने की कोशिश करती है। उसी दौरान उन्हें ये बात भी पता चल जाती है कि ये सिलिस ने ही दिया होता है, मेज एसोसिएशन की लीडर ने। इसका नाम सुनते ही रैम जो होती है वो इस मिशन पे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं ये कहीं वापस से उनकी कोई चाल तो नहीं है ट्रैप में उन्हें लाने के लिए। पर उसके ऊपर सिल्विया उसे मना कर देती है, क्योंकि ये खुद सेलिस ने ही ऑर्डर दिए हैं। फिर भी रैम नहीं जाना चाहती थी। डियाब्लो को ये बात पता थी ये जो मिशन है ये पिछली गलती के लिए ही उन्हें मिला है, क्योंकि उन्हें ट्रैप में फंसाया गया था और इसका जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर उन्हें ये पैसे मिल जाते हैं तो उनके आने वाले 1 महीने का खर्चा उन्हें ऐसे ही मिल जाएगा।
और दूसरी तरफ इन्हें कुछ वाइन की बोतल और खाने का सामान एक फोर्ट तक पहुंचाना है। उसी दौरान वो बात करने लग जाते हैं रैम से। रैम अकेले ही वहां से निकल जाती है और मिशन पूरा करने के लिए कहती है। एमिल नाम का एक एडवेंचर जो कि एडवेंचर गिल्ड का सबसे ताकतवर प्लेयर होता है, वो वहां पे आके कहता है कि तुम उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो, मैं जानता हूँ कि तुमने उन्हें अपनी ही मर्जी से पालतू बनाया है। उसकी ये बात सुन के वो हैरान था। अब वो एमल उससे फाइट करना चाहता था। डियाब्लो भी तैयार था क्योंकि वो उसके अंदर एक राइजिंग स्टार को देख सकता है जो कि उसकी आंखों से ही पता चलता है। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। वो उसे सबसे पहले अटैक करने के लिए कहता है। एमिल इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो हमेशा बुराई के खिलाफ खड़ा रहेगा और अच्छाई को जिता के रहेगा। वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो डियाब्लो के ऊपर अटैक करता है। डियाब्लो अपने स्टाफ से उसके अटैक को रोक लेता है। ये देख के एमिल हैरान था और एमिल को इस बार अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। एमिल इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वो ऐसा कहता है। सारी एनर्जी उसके अंदर आ चुकी थी बाहर की, पर उसी दौरान डियाब्लो उसके मुंह पे एक मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। अब वापस से एमिल पृथ्वी पे लेट चुका था। एमिल की आंखें कुछ समय बाद खुलती है। वो खुद को ठीक करता है, गुस्से से खड़ा होकर कहता है, डियाब्लो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम सच में बुराई के देवता हो। जिसके ऊपर डियाब्लो कहता है तुम ट्राई कर सकते हो। एमिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसी दौरान बीच में हमारी रैम और शेरा दोनों कूद पड़ती हैं। वो कहती है कि इसने ऐसा नहीं किया है, हम दोनों ने ही इसे समन किया था और उसके बाद हमारे ऊपर ही ये समनिंग रिचुअल लग गया। ये बात सुन के खुद एमिल भी हैरान होता है। एमिल कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक अच्छे इंसान हो डियाब्लो, पर मैं तुम्हारी कभी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम चिंता मत करना। ये कहने के बाद में वो वहां से निकल जाता है। डियाब्लो हैरान था कि किस तरह का ये बंदा है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे हमारी शेरा और डियाब्लो जो होते हैं फोर्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फोर्ट जो होता है वो मॉन्स्टर और फॉलन की आर्मी से इस सिटी को बचाने का काम करता है। शेरा उसी समय यहाँ पे नहाने की बात करती है, पर डियाब्लो साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि इस बार जो उन्हें मिशन मिला है इससे कुछ ज्यादा ही पैसे मिल रहे हैं और वो इस बीच कोई भी ऐसी नौटंकी नहीं करना चाहते हैं। जिसके ऊपर शेरा एट द एंड मान जाती है। वो फोर्ट के पास जाते हैं जहाँ पे कि कुछ लोग पहले ही उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो डियाब्लो को एक फॉलन समझते हैं। फॉलन वो लोग होते हैं जो डीमन लॉर्ड को जगाने की कोशिश करते हैं और शैतान भी होते हैं। वो उसे शैतान ही समझ रहे होते हैं क्योंकि उसके सर पे सींग थे, पर तभी उनके लीडर को पता चलता है ये तो वही है जो कि अभी एडवेंचर गिल्ड में आया है। ये अच्छा इंसान है और इसे टास्क मिला है पूरा करने के लिए। ये बात जान के वो खुश हो जाते हैं कि आखिरकार इन्हें भरोसा तो हुआ। शेर जो होती है उन्हें एक बास्केट देती है और वाइन पीने के लिए, पर वो कहते हैं कि यहाँ पे भी फॉलन का अटैक होने वाला है। ये बात सुनते ही डियाब्लो जान जाता है कि अभी वो लोग आएंगे आर्मी लेके, वो आर्मी जो कि रैम को पकड़ना चाहती है जिससे कि वो डीमन लॉर्ड को जगा सके। उसी दौरान वो देख पा रहे होते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे के सारे डरे हुए थे। डियाब्लो शेर को बताता है यहाँ पे अब एक आर्मी आने वाली है, वो आर्मी जो कि तबाही मचाती है और डीमन लॉर्ड के लिए काम करती है और वो रैम को पकड़ के यहाँ से ले जाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद में शेर यहाँ के लोगों को बचाना चाहती थी। शेर यहाँ पे नहीं चाहती थी कि लोग मारे जाएं। गार्ड उसे एक लेटर देता है और कहता है कि तुम मेरे घर तक पहुँचा देना। डियाब्लो उसकी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। गार्ड यहाँ से जाना चाहता था पर उसे अपने लोगों की रक्षा भी करनी थी, इसलिए वो वहीं पे खड़ा रहेगा। डियाब्लो जो होता है अब उनकी मदद करने के लिए थोड़ा डाउन होने लग जाता है और शेरा भी जब उसे कहती है कि इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये लोग भी चाहते हैं कि ये जिंदा रहे, हम किसी नादान इंसान को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। गार्ड जो होता है वो भी उसे जाने के लिए कहता है, पर डियाब्लो शेरा की तरफ देखता है और उनको प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। उन सभी को ऊपर आने के लिए कहता है। सामने वो खुद खड़ा होता है। सामने एक बहुत बड़ी आर्मी जो होती है उन्हीं की ही तरफ बढ़ रही होती है जो कि फॉलन से भरी हुई थी। उन्हें लीड करने वाली लीडर जो होती है वो पीछे खड़ी हुई थी। डियाब्लो इंतजार कर रहा था कि कब वो लोग यहाँ तक आएंगे। शेरा उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। डियाब्लो पूरा कंफर्म था कि वो इन लोगों को तो हरा ही देगा। दूसरी तरफ रैम से सेलेस मिलती है। सेलेस उससे पूछती है, मुझे लगता है कि डियाब्लो जो है वो तुम्हारा बुरा चाहता है। रैम साफ साफ इनकार कर देती है कि वो वैसा इंसान नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो, पर अभी भी सेलेस को उस पर यकीन नहीं होता है। सेलेस उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे मेज एसोसिएशन में आ जाना चाहिए, पर रैम खुद ही यहाँ पे एडवेंचर करना चाहती है और खुद को सुरक्षित रखने का वादा करती है क्योंकि उसे डियाब्लो पे और शेरा पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है और वो उसका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ मेज एसोसिएशन का वही बंदा वहां पे आता है। उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था और वो वहां पे रैम को मारने के लिए आया था क्योंकि डियाब्लो जो है उसी की ही वजह से उसकी लाइफ खराब चल रही है। मेजिक एसोसिएशन ने उसे सजा भी दे दी थी, अब वो वहां से भाग के आया है।
तभी वो वहाँ पे अटैक करने लग जाता है रैम के ऊपर। रैम जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो अपने पेट को उसे लपेटने के लिए कहती है। स्नेक उसे पूरे तरीके से जकड़ लेता है, पर तभी वो एक फॉलन में तब्दील हो जाता है। फॉलन वही शैतान होते हैं जो कि डीमन लॉर्ड को जगाने में मदद करते हैं। अब वो उनसे फाइट करने लग जाता है। कुछ मेज वहीं पे रुक के उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं और यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ डियाब्लो भी डीमंस को मार रहा होता है। अब डीमंस एक एक करके मरने लग जाते हैं। इसी वजह से जनरल को आगे आना होता है। जनरल एक लड़की होती है और वो डियाब्लो से फाइट करने के लिए आगे आई हुई होती है। डियाब्लो को यकीन था कि वो इससे नहीं हारेगा। अब वो जनरल जो होती है हेड ऑन फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सेलेस जो होती है वो अभी भी रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो उस सीन से भाग जाती है, पर उस दौरान भी वो फॉलन जो होता है उनके पीछे अटैक कर रहा होता है। वो अब भगते भगते एक ऐसे डेड एंड पे आ जाती है जहाँ से निकलना नामुमकिन था। फैलन भी वहीं पे आ जाता है। अब उस फॉलन से फाइट वो लोग नहीं कर सकते थे, तब भी वो एक समन करती है रैम। रैम का वो जो बीस्ट था वो उसे हराने की कोशिश करता है, पर वो नाकामयाब होता है। बीस्ट उतना ताकतवर नहीं था कि वो एक मॉन्स्टर को हरा सके। जब रैन और सेलेस को लगने लग जाता है कि अब वो हार चुके हैं, उसी दौरान बीच में एमिल आ जाता है। एमिल उनकी रक्षा करने के लिए तैयार होता है। सेलेस उसे जाने का ऑर्डर भी देती है, पर वो मानने वालों में से नहीं था। वो उससे फाइट करने के लिए तैयार था अपने कुछ और साथियों के साथ में जो कि एडवेंचर गिल्ड के ही थे। वो सभी उसके ऊपर अटैक करते तो हैं, पर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था क्योंकि वो एक सॉर्सरर रह चुका था। वो उनके अटैक को आसानी से रोक लेता है। वो चाहे उसके ऊपर कितना भी अटैक कर ले, उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता है और वो उन्हें अपनी एनर्जी से पीछे कर देता है। एमिल को पता था कि वो इससे नहीं जीत पाएगा, पर उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करेगा, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। वो कोशिश भी करता है, पर मॉन्स्टर उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है और कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं इससे पहले एक ताकतवर मॉन्स्टर और सॉर्सरर रह चुका था। वो गोली से उसके ऊपर अटैक भी करता है और वहाँ पे रैम उसे रुकने के लिए कहती तो है, पर एमिल रुकना नहीं चाहता था। वो उन्हें चाहे कुछ भी हो जाए बचा के रहेगा। तो दूसरी तरफ हमें डियाब्लो को दिखाते हैं। डियाब्लो अभी भी उसी जनरल से फाइट कर रहा होता है। जनरल से काफ़ी देर तक फाइट करने के बाद में वो कहता है, क्यों ना हम इसे एक ही बार में ख़त्म कर दें, तुम अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करो। वो वैसा ही करती है और अपनी एनर्जी जो होती है उसमें डालने लग जाती है। वो अटैक देखने में खतरनाक लग रहा था। डियाब्लो को लगता है कि इससे कुछ हो सकता है, पर उसका बाल भी बाका नहीं होता है। डियाब्लो सही सलामत खड़ा था। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी खिंच रही है। डीमन जनरल भी हैरान था कि इसको आखिरकार कुछ भी क्यों नहीं हुआ है। डियाब्लो खुश हो रहा था। पीछे फोर्ट के ऊपर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बताते हैं कि सिटी के अंदर अटैक हो चुका है और रैम अभी खतरे में है काफ़ी ज़्यादा, तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और वो अब डीमन जनरल की तरफ देखता है। डीमन जनरल तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो कहती है कि हमने पहले ही हमारे कुछ वहाँ पे लोग बैठा रखे थे, इस वजह से अब डियाब्लो को अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इनके सामने इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसी के ही बाद वो वहाँ पे जा सकता है इन लोगों को हरा के ही। डीमन जनरल को लग रहा होता है कि इसका अटैक उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होगा, पर डियाब्लो के उस पावर की सिर्फ एक ही बूंद नीचे गिरती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा ताकतवर था कि सामने पूरी डीमंस की आर्मी खत्म हो जाती है और जनरल के जितने भी कपड़े थे वो उसके शरीर से अलग हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा ताकत देख के वो हैरान थी। पर दूसरी तरफ डियाब्लो जो होता है वो शेरा को अपने पास लाता है। शेर जैसे उसके पास में आती है वो वहाँ से टेलीपोर्ट होके दूसरी जगह पहुँच जाता है। एमिल को हमें दिखाया जाता है। एमिल जो होता है अभी भी उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सेलेस उसे जाने के लिए कहती है, तो दूसरी तरफ वो डीमन कहता है, अब तुम्हें मरना होगा, मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े करूंगा। इसके बाद में ये कहने के बाद ही वहाँ पे डियाब्लो आ जाता है। डियाब्लो जो था उसे देख के वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। डियाब्लो कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी मेरे साथियों के ऊपर अटैक करके, अब तुम्हारा मरना निश्चित है। पर दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपनी ही बातों में लगा हुआ था। वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाहर हजारों डीमन की आर्मी कहीं यहाँ पे तुम्हारे लिए काम करने आई है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आती होगी। डियाब्लो कहता है कि वो कब की खत्म हो चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था और अब वो खुद डियाब्लो पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसके ऊपर अपनी मैजिक फायर का इस्तेमाल करता है, पर शायद से उसका मैजिक फायर कोई काम नहीं आता है, क्योंकि उस रिंग की वजह से वो सारे अटैक रिफ्लेक्ट हो गए थे, वो उसी के ही लगते हैं। वो इंजर्ड हो गया था, पर तभी अब वो ग्रेविटेशनल ऑर्ब का इस्तेमाल करता है और वो डियाब्लो की तरफ फेंकता तो है, पर वो उसी के ही ऊपर आके लगता है। वो अटैक एम्पलीफाई हो जाता है, वो मरने लग जाता है, वो रहम की भीख मांगने लग जाता है, पर डियाब्लो उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उसकी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है।
अब उस मॉन्स्टर की जो सोल होती है जो कि उसके शरीर से बाहर निकलती है, वो उसकी सोल को एक ब्लैक रेल में डाल देता है जिससे कि वो वहाँ पे प्रताड़ित होता रहे। अब वो अपने साथियों के पास में जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे। वो लोग उसे संभालते हैं और वो कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। रेम, सैलिस और एमिल सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। रेम ये सोच में पड़ चुकी थी कि डियाब्लो सच में उसे बचाने आया है। शुरुआत में तो उसे भी यकीन नहीं हुआ था कि वो बच पाएगी। डियाब्लो कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा क्योंकि तुम दोनों मेरी स्लेव हो। उसकी ये बात सुन के वो हकीकत में उसे अपना बॉस कहने लग जाती है और मास्टर नाम से पुकारती है। ये बात सुनते ही डियाब्लो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इन्होंने उसे अपना मास्टर स्वीकार कर लिया है एट दी एंड। अब एक काफ़ी बड़ा फ्यूनरल होता है जो कि उन लोगों का था जिनके ऊपर मॉन्स्टर ने अटैक किया था और वो मारे गए थे। अब हमारा डियाब्लो सोचता है मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा और भी ज़्यादा इन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि अब ये सिटी मेरी हो चुकी है, मुझे इन लोगों की रक्षा करनी है। जैसे ही अब वो लोग अपने फोर्ट पे पहुंचते हैं, जब उन्हें बात पता चलती है कि सभी लोग आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं पूरी सिटी को ठीक करने के लिए, वो सारी जगह जो कि नष्ट हो गई थी वो ठीक होने लगती है। डियाब्लो लेटा हुआ था, उतनी ही देर में वहाँ पे शेरा आती है। शेर जैसे ही वहाँ पे आती है वो उसके ऊपर कूद जाती है। उसने अपने कपड़े काफ़ी ज़्यादा छोटे पहने हुए होते हैं और वो वहाँ पे उसे मज़े देने आई थी, पर रैम वहाँ पे आके उसे रोक लेती है और दोनों की दोनों हमारी डियाब्लो का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग जाती है। सिल्विया वहाँ पे आती है और उन्हें बताती है कि उनके लिए अब अगला क्वेस्ट आया है। रैम जल्दी से दूर हटती है। सिल्विया उसे बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द शेर को जो है एल्फ किंगडम को देना पड़ेगा, वरना एल्फ किंगडम 10 दिन बाद यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देंगे ह्यूमन रेस के साथ में। ये बात सुनते ही डियाब्लो हैरान हो जाता है। वो उसे बताती है कि उसका बड़ा भाई उसे चाहता है अगले 10 दिन के अंदर अगर हम उसे उसके घर पे पहुंचा देते हैं जब सब कुछ ठीक रहेगा और अवार्ड भी मिलेगा, वरना दूसरी तरफ उन्होंने शेर के ऊपर बाउंटी रख दी है, इस वजह से अब लोग ही आके वरना उसे ले जाएंगे। अब हमारे डियाब्लो उसे बचाना चाहता था क्योंकि अब वो उसकी साथी बन चुकी है। रैम भी यही चाहती थी। सिल्विया कहती है फिर हमें इस सिटी के लॉर्ड से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वही अब हमें आगे की चीज़ें बता सकते हैं। मेरे पास सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही है और वही मैं सिर्फ तुम्हें दे सकती हूँ, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि शेर को यहीं पे रुकना चाहिए क्योंकि अब वो तुम्हारी दोस्त बन चुकी है। डियाब्लो एल्फ किंगडम से फाइट करने के लिए तैयार था और अब वो कहता है कि वो लोग इससे मुझे अलग नहीं कर सकते हैं, मैं शेर को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेर और रैम दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि डियाब्लो वापस से उनके लिए स्टैंड ले रहा है। अब रैम डियाब्लो से पूछती है कि तुम क्या करोगे, जिस पे डियाब्लो कहता है मैं शेर के लिए पूरा एल्फ किंगडम को नष्ट कर सकता हूँ क्योंकि अब वो मेरी ही एक साथी है तुम्हारी ही तरह। ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा खुश थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सिटी के अंदर से होते हुए लॉर्ड के घर की तरफ जा रहे होते हैं। जाते जाते वो लॉर्ड के बारे में पूछते जिस पे सिल्विया बताती है कि वो 30 साल से इस सिटी की रखवाली कर रही हैं। यहाँ पे जितने भी फलन मॉन्स्टर आए हैं वो उन सभी को मारते हुए आ रहे हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है क्योंकि कभी उनका लेवल चेक ही नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें तमीज़ से उनके सामने रहना पड़ेगा। वो उसके घर पे आते हैं। लॉर्ड सामने बैठे हुए थे। लॉर्ड वहाँ पे आके खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं एम्पायर के लिए और राजा के कहने पे वो यहाँ पे इस जगह की रखवाली करने आए हैं। सिल्विया और रैम जो होती हैं ये बात सुनते ही खुद को जेंटल तरीके से उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस कराती है क्योंकि उनकी जो पोजीशन है अब वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो चुकी है क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। वो उनकी ही तरफ देखने लग जाते हैं। सिल्विया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। पहली बात तो ये जान के कि ये जो लॉर्ड हैं इस सिटी के वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं और यहाँ पे ये रखवाली करने आए हैं, पर दूसरी तरफ डियाब्लो को तो कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है कि वो कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कराए। फिर भी वो कोशिश करता है और उसे बताता है कि उसका नाम डियाब्लो है। डियाब्लो ने पहली बार शांति से खुद को इंट्रोड्यूस कराया था। तो दूसरी तरफ लॉर्ड जो होते हैं वो भी हैरान होते हैं कि वही लड़का है जो कि खुद को डीमन किंग कहता हुआ फिरता है, वो उसका नाम डियाब्लो डीमन किंग बोलते हैं। ये बात सुनते ही हमारे डियाब्लो के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ डियाब्लो किंग। उसकी ये बात सुनते ही उसके साथी काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे कि वो सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे। वो अलग अलग बातें बनाते हैं पर लॉर्ड को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो सीधा मुद्दे पे आने के लिए कहते हैं। वो जानते हैं कि वो शेर को बचाना चाहते हैं, पर उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि अगर वो एल्फ किंगडम से फाइट करते हैं तो ह्यूमन रेस का घाटा हो सकता है और लोगों की जान भी जाएगी। और एक ही तरीका है इस वॉर से खुद को बचाने का कि वो शेर को लौटा दे, पर डियाब्लो ऐसा नहीं चाहता था। वो लॉर्ड से ये बात सीधी कहता है। इस पर लॉर्ड शेर के खुद के ही थॉट जानना
चाहते थे वो शेर को बताने के लिए कहते हैं। शेर बताती है कि वो खुद की जिंदगी खुद जीना चाहती है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी, जैसे कि वो रेबल किड को फॉलो करती है। लॉर्ड जो होते हैं रेबल किड का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो रेबल किड के खुद भी फैन रह चुके होते हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है, इस फाइट को रोकना। अगर वो फाइट को रोक पाते हैं तो वो शेर को खुद रख सकते हैं। उसके बीच में लॉर्ड कुछ भी नहीं बोलेंगे। लॉर्ड की ये बात सुन के खुद हमारा डियाब्लो भी हैरान होता है। अब वो लॉर्ड की मदद मांगते हैं। लॉर्ड किंगडम से एक नाइट को बुलाता है जो कि लड़की होती है, जिसका नाम एल्सिया होता है। एल्सिया खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और खुद के साथ में वो चांदी की एक पोटली लेके आई थी जो कि सिक्कों से पूरी घचाघच भरी हुई होती है। जैसे वो वहाँ पे आती है, खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मैं रॉयल नाइट हूँ, ये पोटली तुम लोगों के लिए है। तुमने सिटी को मॉन्स्टर्स के अटैक से बचाया था, इसलिए किंग ने तुम्हें इतने पैसे दिए हैं रिवॉर्ड के रूप में। अब वहीं वो एल्सिया जो होती है वो बाकी के लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस हो रही होती है और करा रही होती है। ये देख के डियाब्लो हैरान था कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ऊपर है। अब एल्सिया जो होती है एक एक करके सबसे मिलने के बाद में डियाब्लो से मिलती है और डियाब्लो को शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने ही मॉन्स्टर को रोका था, और वो उसे खुद का आइडियल बताती है क्योंकि वो रैम की और श्रे की भी मदद कर रहा है। वो उनकी मदद करना चाहती है इस टास्क के अंदर क्योंकि वो एल्फ किंगडम से फाइट करने जा रही है। डियाब्लो उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जब सिटी के अंदर घूम ही रहे होते हैं, रैम पूछती है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। डियाब्लो उसे बताता है कि जो मेरा वेपन है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैं कोई नॉर्मल अटैक भी करता हूँ तो सामने वाला आदमी मारा जाता है, इसलिए मैं कोई वीक सा वेपन ढूंढने वाला हूँ जिससे कि मेरी पावर ज़्यादा यूज़ ना हो पाए। अब वो ये करते करते ब्लैक स्मिथ की शॉप पे आता है। वहाँ से वो एक साइट ले लेता है जो कि देखने में डरावना लग रहा था। जैसे वो सिटी में आगे बढ़ते हैं वो देख पा रहे होते कि यहाँ पे शांति है। एक स्मोक बम श्रे के आगे आ जाता है जिससे कि वहाँ पे स्मोक फैल जाता है। इस वजह से आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ लोग उस धुएं में से शेर को वहाँ से लेके चले जाते हैं। श्रे को वहाँ से जाते हुए देख के डियाब्लो अपना साइट घुमाता है, स्मोक सारा हट जाता है। वो उनका पीछा करना तो चाहता था पर सामने दो एनिमीज आ जाते हैं जो कि बाउंटी हंटर होते हैं। उनके ऊपर वो साइट से इस्तेमाल करता है। डियाब्लो ने एक ही अटैक में उन्हें हरा दिया होता है। कुछ और बाउंटी हंटर्स भी इसी तरह उनके सामने आते हैं, पर इस बार उसकी टीम में ज़्यादा मेंबर है, जैसे कि एल्सिया उन्हीं की ही टीम मेंबर है जो कि एक रॉयल नाइट है। वो भी वहाँ पे मदद करती है कुछ बाउंटी हंटर्स को हराने में, और वो डियाब्लो को एक ऑप्शन देती है कि वो जल्दी से भाग के जाए और वो श्रे को बचा ले। श्रे का पीछा करने के लिए हमारा डियाब्लो फुल स्पीड से भागता है। वो उन लोगों के बराबर ही आने वाला था कि उसी दौरान वो देख पाता है एमिल बीच में आ चुका था। एमिल श्रे के सामने था और वो उन दोनों बाउंटी हंटर्स को हरा देता है और उन्हें बंदी बना चुका था। वहीं पे वो कहता है कि इन लोगों से मैं निपट लूंगा, तुम लोग श्रे का ध्यान रखना। जिसके ऊपर डियाब्लो पूछता है कहीं वो इन्हें मार तो नहीं डालेगा, जिसके ऊपर एमिल कहता है नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें नहीं मारने वाला हूँ। डियाब्लो को तब भी इसके ऊपर शक तो था। वहीं एमिल कहता है कि बस मैं इनसे थोड़ा बहुत काम करवाऊंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा। वो उन्हें लेके वहाँ से जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे एमिल अब उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच देता है कि तुम्हें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जाते जाते वो कहता है तुमने मेरी मदद की थी इसलिए ही मैंने तुम्हारी मदद की है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। डियाब्लो, रेम और श्रे जो होते हैं वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। उनके सामने सैलिस बैठी हुई होती है। वो उससे पूछते हैं अगर हमें स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को हटाना है तो हम क्या करें। सैलिस बताती है कि यहाँ पे अभी स्लेव्स को बेचने के लिए कार्विन आई हुई है, तुम वहाँ पे जाके उनसे मदद मांग सकते हो, पर मेरे ख्याल से तुम्हें श्रे को लौटा देना चाहिए एल्फ किंगडम को, इससे इस जगह पे शांति बनी रहेगी। पर डियाब्लो ऐसा नहीं चाहता था। अब वो स्लेव कार्विन के पास में जाते हैं। अभी तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ था। वहीं पे डियाब्लो पूरा कंफर्म कर चुका था कि हाँ अब उसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट हटाना है। एल्सिया उससे पूछती है कि उसे अभी भी श्रे को लौटा देना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि श्रे के साथ अब वो काफ़ी टाइम बिता चुका है और अब वो उसकी फैमिली की तरह है। अब वहीं पे अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सभी लोग स्लेव कार्विन के वापस से पास में आते हैं और वो उनका दूसरा दिन होता है। वो यहाँ पे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को हटवाने के लिए आए होते हैं। वो पर्दा खोलते हैं, सामने मेडुसा नाम करके एक लड़की थी। वो वहाँ पे दो स्लेव को देखती है तो वो समझ जाती है कि कहीं ये थ्रीसम तो करने नहीं आया है। वो तैयार होती है, पर डियाब्लो कहता है कि तुम गलत सोच रही हो लड़की, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करने नहीं बल्कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए आया हूँ। मेडुसा उसके ऊपर मान जाती है और वो उसकी एनर्जी फ्लो को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा था। वो उसे ये बात बताती है। ये बात सुन के वो हैरान थे कि ये मैजिक फ्लो देख सकती है। वहीं पे श्रे भी ये देख सकती है। ये बात जान के रेम और भी ज़्यादा हैरान होती है कि वो भी एनर्जी फ्लो देख सकती है। मेडुसा उनकी प्रॉब्लम सुनती है, उन
उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, इसलिए वो इनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मान तो जाती है, पर ये मेथड वो ज़्यादा लोगों को नहीं दिखा सकती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ वही लोग रहे जैसे कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कराना है और बाकी सारे लोग यहाँ से चले जाएं। उसकी ये बात सुन के सभी लोग हैरान होते हैं। एल्सिया रुक के ये वाला कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहती थी कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल होते हैं, वो रुकना चाहती है। पर दूसरी तरफ वहीं पे मेडुसा रैम की तरफ देखती है और कहती है किसी डेमन ने तुम्हें प्रेग्नेंट तो नहीं किया है। वो हैरानी से मना करने लग जाते, पर एल्सिया और श्रेय को लगता है कहीं डियाब्लो के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। डियाब्लो मना करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को बाहर चले जाना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ मैं और श्रेय ही रुकेंगे। उसकी ये बात सुनने के बाद में एल्सिया काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और रेम भी, पर उन दोनों को बाहर जाना पड़ता है। मेडुसा भी अब उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि ये चीज़ सिर्फ उन्हीं दो लोगों में हो सकती है जिनके बीच में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और इस समय भी श्रेय को उस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाना है। रेम उससे पूछती है क्या वो मेरा एनर्जी फ्लो पहले भी देख सकती थी, जिस पर श्रेय कहती है हाँ, इस वजह से तो मैंने तुमसे दोस्ती की थी। वो गुस्सा हो जाती है, पर श्रेय बताती है कि मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए उतनी ही प्योर है जितने कि तुम प्योर हो। ये बात सुन के वो हैरान हो जाती है कि श्रेय उसकी वाकई में चिंता करती है। अब हमें दिखाया जाता है श्रेय पूरी तरीके से नेक्ड हो चुकी थी। बाहर जो खड़े बंदे थे वो यही सोच रहे थे कि अंदर क्या हो रहा होगा। वहीं पे एल्सिया रेम से बोलती है कि श्रेय को पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ देने के लिए तब भी तैयार होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर डीमन है, तुम चिंता मत करो। वो उसकी एनर्जी को छिपाने के लिए उस पर एक सील लगाती है, पर वो सील कुछ भी काम नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही एक मैजिक यूज हुए था। ये देखने के बाद में एल्सिया इस बात को भूल जाने की कोशिश करती है, और वहीं कार्वेन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे मेडुसा जो होती है उसे ऑर्डर देती है कि तुम्हें इसे टच करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, तभी तुम इसके अंदर का मैजिक फ्लो देख सकते हो और उसकी मदद से स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हो। वो उसे छूने लग जाता है, वो उसके शरीर को धीरे धीरे करके छूता है और उसे अपने स्टाफ की तरह महसूस करने की कोशिश करता है। जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होगी उसे वहीं पे अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करना होगा। मेडुसा का ये साफ साफ ऑर्डर था, वरना इसके बिना वो बिल्कुल भी इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर पाएगा। अपना जो डेब्लो होता है वो पूरी कोशिश करता है और वो शायद से उस कोर को ढूंढ भी लेता है जहाँ पे मैजिक हो सकता है, पर उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। वो मेडुसा को बताता है, पर रात के समय हमें पता चलता है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट वो रद्द नहीं कर पाए क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस कोर को ढूंढने में। उस कोर की एनर्जी इधर से उधर तितर बितर होती जा रही थी। ये बात जब बाकी लोगों को पता चलती है वो दुखी हो जाते हैं। श्रेय को खुश देख के वो भी अपने मूड को थोड़ा अप करते हैं और वो कहते हैं अब हमें पार्टी करनी चाहिए, पर वहाँ पे डियाब्लो सो जाता है। डियाब्लो की आंखें खुलती है, उसे लगता है कि ये सभी लोग मेरे पास आके सोएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। एल्सिया दूसरे कमरे में जाके सोने की बात करती है और इन दोनों को इसी कमरे में छोड़ जाती है। वहीं पे अब एक फ्लूट की आवाज़ आती है। श्रेया पूरे तरीके से स्टन हो जाती है, उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सामने से गेट खुलता है और उसके अंदर से वही लड़का आता है जिसकी उसके साथ शादी होने वाली थी, यानी कि उसका बड़ा भाई। वो वहाँ पे आके खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, पर दूसरी तरफ डियाब्लो जो होता है वो बीच में आ चुका था। श्रेय काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी, पर दूसरी तरफ डियाब्लो कहता है तुम्हारे आने का काम क्या है, वो यहाँ से नहीं जाएगी। जिसके ऊपर वो वहाँ पे आके कहता है मुझे माफ़ कर दो कि इसके पीछे बाउंटी हंटर्स लग गए थे, इसमें मेरे फादर की गलती है, उन्होंने ही ये करने की कोशिश की थी और मैं यहाँ पे इससे माफ़ी मांगने आया हूँ। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन के डियाब्लो को तो उसके ऊपर शक हो रहा था कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पे आके माफ़ी खुद से ही क्यों मांग रहा है। इसके पास ये भी तो एक चारा था कि वो यहाँ पे आके कुछ भी ना कहे। उसे उसके ऊपर शक हो रहा था, पर एट द एंड वो सोचता है शायद से ये अच्छा लड़का होगा। वो लड़का कहता है कि श्रेय मैं तुमसे कल आके बात करूंगा, मेरा सवाल यही रहेगा क्या तुम किंगडम आना चाहती हो या नहीं आना चाहती हो। वहीं वो डियाब्लो से ये बात कहता है अगर मेरे साथ ही किंगडम में आने को मान जाएगी तो तुम इसे रोक नहीं सकते हो। ये डील हुई ना, जिसके ऊपर डियाब्लो भी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि अगर ये श्रेय की चॉइस होगी तब उसे ये मानना ही पड़ेगा चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, इसलिए वो उसकी डील के ऊपर मान जाता है। ये बात सुन के एल्फ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। डियाब्लो हैरान था कि इसके आने का यहाँ पे रीज़न क्या हो सकता है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। रात के समय श्रेय जो थी वो खिड़की से चांद को देख रही थी। रेम उठती है, रेम उसके पास जाके पूछती है कि तुम्हारा आखिरकार जवाब क्या है, जिसपे श्रेय बताती है कि वो दोनों उसके दोस्त हैं, वो उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो यहाँ तक कि अपना एक सपना भी बता देती है कि वो उनके साथ में एक कैफ़े खोलना चाहती है जिसके अंदर वो दोनों मेड बन के रहे और उनका बॉस डियाब्लो हो। इस तरह का सपना सुन के रेम कहती है तुमने अपने सपने में हम दोनों को क्यों जोड़ा, जिसके ऊपर श्रेय बताती है कि वो दोनों उसके पहले दोस्त हैं, इस वजह से वो उनके साथ में ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। रेम जो होती है उसके इतने ज़्यादा काइंड वर्ड सुन के उसी समय रो देती है। उसे पता नहीं था कि श्रेय वाकई में उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है।
वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डियाब्लो के सपने को दिखाया जाता है। डियाब्लो एक बहुत ही बुरा सपना देख रहा होता है जिसमें उसके दोस्त बात कर रहे होते हैं कि हमने उससे कितना ज़्यादा काम फ्री में कराया है, वो हमारे लिए चेला बनकर रह चुका है। वहीं डियाब्लो ने ये सारी बातें सुन ली होती है। शुरुआत में तो उसे लगा था कि ये उसके अच्छे दोस्त हैं, पर यह सब सिर्फ उसका ही वहम था। लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अगले दिन वो उठता है। श्रेय और रैम दोनों के दोनों उसके ऊपर अपने प्रॉपर्टी रख के सो रही थी। वो जल्दी से खड़ा होता है और अपने कपड़े पहन लेता है। कपड़े पहनने के बाद में वो वहाँ पे बात करने लग जाते हैं। ये कहते हुए रैम कहती है कि मैं एल्सिया के साथ में लॉर्ड से मिलने जा रही हूँ, थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और पिछले दिन श्रेय का यहाँ पे भाई आया था, ये न्यूज़ हमें वहाँ तक पहुँचानी है। ये कहने के बाद में वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। श्रेय उन्हें टाटा गुड बाय कहती है और वो जिस टास्क के लिए जा रहे हैं और अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, वो भी श्रेय को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पे बाउंटी हंटर्स घूम रही हैं। श्रेय कहती है जब तक मेरे पास डियाब्लो है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। डियाब्लो कहता है कि मुझे पोशन बनाने लेने चाहिए जिससे कि पावर इंक्रीज हो सकती है। आइटम्स तो कलेक्ट कर चुका था पर उसे ये चीज़ बनानी नहीं आती थी। वो ये चीज़ भूल चुका था क्योंकि उसने गेम में ही सिर्फ देखी थी। पर उतनी ही देर में उसका ध्यान सामने बैठी श्रेय के बूब्स पे जाता है और जैसे ही वो देखता है वो पोर्शन उसी समय बन के रेडी हो चुका होता है। ये देख के वो हैरान था। उसे ना चाहते हुए भी श्रेय के उन्हीं ही प्रॉपर्टी की तरफ बार बार देखना पड़ता है जिससे कि वो और भी ज़्यादा पोर्शन बना सके। वो इसकी इनोसेंस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है और पोर्शन भी तैयार हो रही होती हैं। पर उतनी ही देर में डियाब्लो कहता है कि श्रेय मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई के किंगडम में जाओ और उससे शादी करो। उसकी ये बात सुन के खुद श्रेय भी उदास हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर इनकी बात इसी बीच में इंटरप्ट हो जाती है क्योंकि एक फ्लूट की आवाज़ वापस से बजने लग जाती है और श्रेय एकदम से स्टन हो जाती है। उतनी ही देर में गेट खुल जाता है। गेट के दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई होता है जो कि एक बोगी लेके आया हुआ होता है। कार्ड को देखते ही वो वहां से जाने लग जाती है। डियाब्लो से रोकने की कोशिश करता है पर शायद से वो अपने मन में थी ही नहीं, वो कुछ और ही बोली जा रही थी। वो कहती है कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है, मुझे वहाँ की अब प्रिंसेस बनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कह के वो जाने लग जाते हैं। डियाब्लो अभी भी उसे रोकने की कोशिश करता है। पूरा पीछे मुड़ के कहती है कि डियाब्लो अब तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने भाई से मिलती है। उसका भाई कहता है डियाब्लो अभी तुम्हारे सामने हाँ बोल रही है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ। ये कहने के बाद में उसे कार्ट में बैठा के ले जाता है। पीछे से रेन और एल्सिया आती है। वो अब डियाब्लो से पूछती है कि आखिरकार शेर कहाँ पे है, पर उसे पता था कि श्रेय जो है वो अब जा चुकी है। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, कमरे की तरफ भरने लग जाता है। रेन तब भी उससे पूछती है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। डियाब्लो बता देता है कि अब वो अपने किंगडम लौट चुकी है हायर को जन्म देने के लिए। ये बात सुनते ही रेन वापस से दौड़ पड़ती है। उसे कहती है कि तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। डियाब्लो कहता है जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो अपनी मर्जी से गई थी। वो कमरे में अकेला होता है पर रेन आके कहती है कि मेरी कुछ समय पहले रेन से श्रेया की बात हुई थी और उस दौरान उसने यही कहा था कि वो उनके साथ में अपना समय गुजारना चाहती है। वो अपनी फैमिली में वापस लौट के नहीं जाएगी, वो अपने दोस्तों के साथ रहेगी। तुम्हें उसे रोकने लेना चाहिए था। डियाब्लो उसकी ये बात सुन के कहता है पर वो तो अपनी मर्जी से गई है। रेन बताती है क्या पता उसको उसने कंट्रोल किया हो, पर हमारा डियाब्लो पहले से ही जानता था किसी को कंट्रोल करने वाला आज तक यहाँ पे कोई इक्विपमेंट बना ही नहीं है। अब उसे याद आने लग जाती है वो सारी चीज़ें जिसके अंदर उसे भी धोखा मिला था अपने चाहने वाले लोगों से, इसलिए अब वो किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करता है। पर शायद से उसने श्रेय से ज़्यादा उम्मीद कर ली। वहीं दूसरी तरफ रेन कहती है तुम्हें अपने साथियों पे इतना भरोसा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं अकेली जाऊंगी और श्रेय को बचाऊंगी, तुम यहीं पे रुक जाना। अब डियाब्लो कुछ नहीं कर सकता था। उसे वो पल याद आने लग जाते हैं जो कि उसने इन दोनों के साथ बिताए थे। वो श्रेय की उन सारी चीज़ों को याद करता है और अब वो भी सोच में पड़ जाता है कि सच में क्या श्रेय यही चाहती है। ये कहने के बाद वो कहता है तो रेन सिर्फ मैं तुम्हारी मदद करने जा रहा हूँ। रेन खुश हो जाती है। उसी दौरान वहाँ पे एल्सिया भी आ जाती है। एल्सिया उनका साथ देने के लिए यहाँ पे आई हुई होती है क्योंकि वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती है और श्रेय उसकी दोस्त रह चुकी है, इसलिए वो भी उसकी मदद करेगी उसकी वापस से नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। अब उनकी टीम 2 से बढ़ के 3 हो जाती है। अब वो लोग ताकतवर हो चुके थे क्योंकि अब एक रॉयल नाइट भी उनकी टीम में है। तो दूसरी तरफ हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पे कि श्रेय को उसके भाई ने पकड़ के कैंप में रखा होता है। वो उसे कहता है कि तुम स्लेव बनी घूम रही थी, पर ये देखो इस फ्लूट से तुम मेरे काबू में आ गई। ये कितनी अनोखी बात है। तुम शुरुआत में मेरे साथ बच्चा करने के लिए मना कर रही थी, पर इस फ्लूट की वजह से अब तुम उसके लिए तड़पोगी।
ये एक टिपिकल इंडियन रेपिस्ट जैसा लग रहा होता है। फिर दूसरी तरफ श्रेय उसके कंट्रोल से बाहर जाने लग जाती है। वो उसके कान मरोड़ देता है और उससे हर एक चीज करवाने की बात करता है। श्रेय काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, पर उसी समय एक धमाका होता है बाहर की तरफ। उससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो अब वहाँ पे अपनी एक दूसरी चाल चलता है। एक बास्केट के अंदर से वो एक स्लाइम बाहर निकालता है जो भी किसी भी इंसान के टच में आती है तो वो उसके कपड़े को खा जाती है। वो इतनी ज़्यादा घिनौनी हरकत कर रहा था कि श्रेय को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। श्रेय उससे अपना भाई कहने से भी डर रही होती है। वो रोने लग जाती है। उतनी देर में उस कैंप के कर्टन्स जो होते हैं वो खुलते हैं। डियाब्लो वहाँ पे आता है और वो सबसे पहले श्रेय को आज़ाद वहाँ से करा देता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। वो स्लाइम को काट देता है, श्रेय को आज़ाद करा देता है। श्रेय का भाई कहता है तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? श्रेय यहाँ पे खुद आना चाहती थी, मैं उसे लेके नहीं आया हूँ। और वो बाहर देखता है कि उसके सभी लोगों को उसने पीट दिया होता है। वो कहता है ये तो एक वायलेशन है जो हमारे बीच में संधि हुई थी, जिसके ऊपर वो कहता है श्रेय वाकई में क्या चाहती है हम इससे अब पूछ सकते हैं। जिस पे वो कहता है तो ठीक है श्रेय बताओ तुम किसके साथ में रहना चाहती हो? डियाब्लो की ये बात सुन के श्रेय जो होती है वो बोलने ही वाली थी कि उसी दौरान वही प्रिंस जो था वो फ्लूट बजा देता है। अब वो उसका माइंड कंट्रोल में आ जाता है। वो कहती है मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ। फिर डियाब्लो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसे सच बताने के लिए कहता है, जिस पे वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में जीना चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाऊंगी। डियाब्लो कहता है तुमने सुन लिया होगा। ये सुनने के बाद वो एल्फ प्रिंस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने वाले डिवाइन बीस्ट को बुलाने की बात करने लग जाता है। वो एक डिवाइन हाइड्रा होता है जिसके 5 चेहरे होते हैं। डियाब्लो से फाइट करने के लिए तैयार था। श्रेय उसे बताती है कि ये हमारा प्रोटेक्टर है, ये रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। फिर तभी डियाब्लो से फाइट करना चाहता था श्रेय के लिए। वो उसे यहाँ से आज लेके जाएगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब वो जो हाइड्रा होता है वो उनके ऊपर अटैक करने वाला था, इसलिए वो अपने साथियों को पहले छुपा देता है और खुद आगे खड़ा होता है। एल्फ प्रिंस तो काफी ज्यादा खुश था, पर वो हाइड्रा उसी पे ही अटैक कर देता है। डियाब्लो समझ जाता है कि ये भी उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका हराना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। वो ये चीज भी समझ चुका था कि ये चीज गेम के अंदर न्यू है। इसका मतलब है कि गेम धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है, आने वाले टाइम में मुझे और ताकतवर दुश्मन भी मिल सकते हैं। ये कहने के बाद में डियाब्लो जो होता है अपने स्टाफ को आसमान की तरफ उठाता है और काफी सारे एस्ट्रॉइड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर उससे ज्यादा कुछ फर्क हाइड्रा पे नहीं पड़ता है। उसका कटा हुआ सर वापस से उगने लग जाता है, यानी कि इसके पास में हीलिंग एबिलिटीज भी है। अब वो हाइड्रा खुद भी अटैक करता है। अलग अलग तरह के एलिमेंट की पावर उसके एक फेस से निकल रही थी। वो कुल मिला के 5 तरह के एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और इससे डियाब्लो को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी उसके अटैक्स को रोकने में। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार अब मैं इसे कैसे हराऊं। उतनी ही देर में श्रेय जो थी झाड़ियों के पास से बोलती है कि डियाब्लो हर एक हाइड्रा के अंदर एक कोर होती है, तुम्हें उसकी मैजिक कोर को पहचानना है। वो कोर इसके ही शरीर के अंदर कहीं ना कहीं होगी, बस तुम्हें एहसास करना है कि वो कोर कहाँ पे है और वहीं पे अटैक कर देना है। इससे ये हाइड्रा मारा जाएगा। पर वो उससे पहले ये बता भी देती है कि ये जो कोर है ये उसके पूरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है, इसलिए जान पाना कि कोर कहाँ पे ये मुश्किल है। पर डियाब्लो को इससे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। डियाब्लो भागते हुए उसके नीचे चला जाता है। उसके पेट के पास में जाते ही वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन बना देता है और उसको पूरे तरीके से जला के राख कर देता है। फॉर्मेशन काफ़ी बड़ी थी, पूरा हाइड्रा जल के मारे राख हो जाता है और कोर भी जल जाती है। वो अब उसी एल्फ प्रिंस के पास जाता है। वो कहता है कि तुमने काफ़ी सारी गलती करी है जिसकी भरपाई अब तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वो उसे मारने के लिए पूरे तरीके से तैयार था। एल्सिया बीच में आकर उसे रोकना तो चाहती थी, पर डियाब्लो का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था, वो उसे रोक नहीं पाती है। और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे जाता है, बीच में श्रेया आके उसे रोक लेती है। वो कहती है एट द एंड ये मेरी फैमिली का मेंबर ही है, मैं चाहती हूँ कि डियाब्लो तुम इसे जिंदा छोड़ दो, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मारा जाए। प्रिंस वहाँ से भागता तो है पर उसकी गर्दन कट जाती है। गर्दन काटने वाला और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड होता है। ये लॉर्ड की चाल थी, वो डियाब्लो का इस्तेमाल करके एल्फ किंगडम को पूरे तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। पर अब तक तो डियाब्लो उसकी चाल में फंस चुका होता है। उसे काफी देरी में याद आता है कि उसकी वजह से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब ये सभी एल्फ को खत्म कर देगा। वो डियाब्लो को बीच में आने से मना करता है और कहता है अगर तुम बीच में आए तो तुम मारे जाओगे। उसके ऊपर वो एक केज लगा देता है। एल्सिया जो होती है उसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश तो करती है,
पर लॉर्ड जो होते हैं वो एक पावरफुल लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, इसलिए वो उसके स्वॉर्ड को बीच में से ही काट देते हैं। वो काफी ज्यादा फास्ट से। डियाब्लो को ये बात पता थी कि इसका लेवल 100+ होगा, इसको हराना उतना भी आसान नहीं होने वाला है, इसलिए वो उस केज को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है। वो केज की कोर की तरफ बढ़ रहा होता है अपनी एनर्जी फ्लोस में डालते हुए और उसे ब्रेक कर देता है। इस प्रकार लॉर्ड को भी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करना चाहते थे। लॉर्ड कहते हैं, डियाब्लो तुम खुद को सेल्फ प्रोक्लेम डेमन लॉर्ड कहते हो, आज पता चल जाएगा। दोनों के बीच में फाइट होती है जहाँ पे कि डियाब्लो जो होता है उसे पता है कि लॉर्ड जो है स्पीड में काफी ज्यादा तेज है, अगर उसे हराना है तो दिमाग से हराना होगा। उतनी ही देर में लॉर्ड जो थे उसके ऊपर तेजी से स्वॉर्ड से अटैक करते हैं और उसके फेस पे काफी कट लगा चुके होते हैं। डियाब्लो का पहली बार था जब उसके ऊपर इतने ज्यादा अटैक हुए थे और उसका खून उसका इतना बहा था। वो लैंडमाइन बिछा देता है। वो लैंडमाइन के सारे पैटर्न को लॉर्ड देख चुका था। वो उसे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और उन पैटर्न्स को समझ भी जाता है। वो कहता है कि पहली बार मैंने देखा है किसी ने मुझे 30 साल के अंदर चोट पहुंचाई है। वो आगे बढ़ता है पर उतनी ही देर में डियाब्लो जो था अपनी एक लैंडमाइन को ऑन कर देता है और वो लॉर्ड को एक बर्फ के अंदर कैद कर देता है। इस तरह का अटैक जो है बहुत समय से ही डियाब्लो अपने दुश्मन पे करता हुआ आ रहा था। वो स्किल था पर वहीं पे लॉर्ड उस शील्ड को तोड़ देते, उसके पास स्वॉर्ड से अटैक करने जाते तो है पर एक ब्लास्ट होता है। वो उसी लैंडमाइन की मदद से था जो कि डियाब्लो ने बिछाई थी। इस प्रकार लॉर्ड जो है वहीं पे हार जाते हैं। डियाब्लो कहता है कि मुझे कमजोर लोगों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, अब तुम हार चुके हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर दूसरी तरफ लॉर्ड कहता है, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं किंग को तुम्हारे बारे में सारी चीज़ झूठ बोलूँगा, जिससे कि किंग तुम्हें मारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। इस वजह से अब वो और भी ज़्यादा डर रहा था। एल्सिया बीच में आके कहती है, तुम कुछ भी कहो पर मैं किंग के पास जाके तुम्हारी सारी चीज़ें बता दूंगी। इस वजह से लॉर्ड को पीछे हट जाना पड़ता है। इस प्रकार वो जीत तो चुका था। उसी दौरान वहाँ पर रैम आती है। रैम कहती है कि हमने श्रेय को हील तो कर दिया है पर उसके भाई को हील नहीं कर पाए, वो वहीं पर मर चुका है। अब वहीं पे डियाब्लो जो होता है श्रेय के पास जाता है। उसका भाई मर चुका था। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। श्रेय रोने लग जाती है कहते हुए कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ उसके कर्मों का फल था जो कि उसे मिल चुका है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है डियाब्लो सो रहा था। उसने काफी सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था, इस वजह से अब उसे नींद आ रही थी। उसी दौरान सिल्विया जो होती है, सिल्विया उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसकी मदद से उसके साइड इफेक्ट ये है कि कोई भी पर्सन जो कि इसको पिएगा वो अपने मानव को जल्द ही रिकवर कर लेगा। डियाब्लो ऐसी बातें सुन के खुश हो जाता है। वो उसे पी भी लेता है पर उसका नशा उसके पूरे शरीर के अंदर चढ़ चुका था। वो अपने आपे में नहीं होता है। वो सिल्विया को पकड़ लेता है। सिल्विया काफी ज्यादा शर्मिंदा होने लग जाती है कि उसके साथ में डियाब्लो ये क्या कर रहा है। वो उससे कहती अगर इसके बाद कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे। एल्सी अपनी बात तो कंप्लीट कर चुकी थी पर वो डियाब्लो की तरफ देखती है। डियाब्लो इतनी देर से मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसकी आंखें बंद होती है। वो सो चुका था। वो अब और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। कैसल के अंदर हमें एल्सिया को दिखाया जाता है जो कि एम्प्रेस से मिलने आई थी। वो सारी न्यूज वहाँ पे बता देती है। उतनी ही देर में वो पीछे देखती है। वहाँ पे एक पैलाडिन धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है जो कि डीमंस को मारने का काम करता है। एल्सिया उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, जिसपे वो बताता है मैं डीमंस को खत्म करके आया हूँ, मैं अब और भी डीमंस को मारने के लिए जा रहा हूँ। सुनने में आया है सिटी के अंदर डीमंस आने वाले हैं। ये बात कहने के बाद में वो एल्सिया के पास से गुजर जाता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जंगल के अंदर। रैन जो होती है वो यहाँ पे श्रेय को एक पैट को समन करना सिखाती है, उसके साथ में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाना भी। वो ऐसा ही करती है, एक पिजन के साथ में वो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है। डियाब्लो बताता है तुम इसके साथ में अपने विजन को शेयर कर सकती हो, इसकी मदद से तुम्हारी पावर काफी गुना बढ़ जाएगी और तुम दूर तक का देख पाओगी। ये बात जान के श्रेय काफी ज्यादा हैरान होती है। अब वो दोनों अपने कपड़े उतार के नहाने के लिए जाती है। वहाँ से डियाब्लो भी उन्हें देख रहा था तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। इतने में ही जनरल वहाँ पे आके रेम को पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं इसके अंदर से उसे डीमन को बाहर निकाल सकती हूँ और वो उसकी कहानी जानती है। उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। श्रेय को जब ये कहानी पता चलती है तो वो भी उसे गले लगा लेती है। अब डियाब्लो भी चाहता था कि रेम जो है वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, इसलिए वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। जनरल से वो पूछते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। वो कहती है मैं इसे बड़े ही प्यार से बाहर निकाल दूंगी
उसके अंदर यहाँ पे रेम का भी कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस वजह से डियाब्लो इस डील को मारने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना वेपन रख देते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि इसके बीच में वो किसी को नहीं लेके आएंगे। 3 दिन बाद उन्हें एक टावर पे मिलने के लिए बुलाती है। एल्सिया वहाँ पे घूमने लग जाती है, उन्हें इनसे बाहर लेके आती, क्योंकि एक पैलेडिन यहाँ पे घूम रहा है जो कि डीमंस को मार देता है और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि लॉर्ड से भी ज्यादा। ये बात जानकर सभी लोग हैरान थे, पर एक गली के नुक्कड़ पे उन्हें वही पैलेडिन की आवाज आती है। एल्सिया जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि यहाँ पे कैसे आ गया। उसी दौरान वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। वहीं दूसरी तरफ डियाब्लो खुद का इंट्रोडक्शन कराता है, मैं हूँ डीमन किंग। इसी वजह से उस पैलेडिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आंख का इस्तेमाल करता है और उसे पत्थर का बनाने की कोशिश तो करता है, पर डियाब्लो के रिंग से उसका अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो खुद ही पत्थर का बन जाता है। उसके साथ ही उसे वहां से ले जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे कि एट दी एंड यहाँ पे हो क्या गया था। एल्सिया भी हैरान थी। अब काफी समय बीत जाता है, यानी कि पूरे 3 दिन हो चुके होते हैं। वहीं एल्सिया भी उनकी मदद करना चाहते थे, जिसके ऊपर रेन जो होती है उसे ले जाने के लिए मान जाती है। ये टावर वही था जहाँ पे डियाब्लो को समन किया गया था। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उसी दौरान वहाँ पे वही जनरल आ जाती है। वो उसे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेटने के लिए कहती है। उसी के बाद वो चीज को शुरू कर सकते हैं, यानी कि डीमन को बाहर निकालने वाले रिचुअल को। अब रैम को वो आगे जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी होगा उसके लिए डियाब्लो तैयार रहेगा। रैम ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पे लेट जाती है। उसके पेट के ऊपर वो हाथ रखता है और उस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है जहाँ पे कि वो डीमन है, जिससे कि वो सील को ब्रोक कर सके। वो सील को ब्रोक भी कर देता है। जैसे ही सील टूटती है वही डीमन बाहर आता है, जो कि एक लड़की होती है। वो लड़की आ गई होती है। उसी दौरान डियाब्लो से फाइट करने के लिए तैयार था। लड़की एक फाइट का मुकाबला सुन के खुश हो जाती है, अपनी एनर्जी रिलीज तो करती है। जनरल भी उसे उस पर अटैक करने के लिए कहती है, पर वो भूल चुकी थी कि फाइट कैसे करते हैं। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी दौरान जनरल कहती है कि तुम्हें लोगों को मार देना चाहिए। श्रेय कहती है, तुम लोगों को क्यों मारती हो? जिस पर कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। यानी कि डियाब्लो को एक बात पता चल चुकी थी कि इसकी याददाश्त खो चुकी है, हम इसे अपनी साइड ला सकते हैं। इसलिए वहीं पे लड़कियां शुरू हो जाती है कि तुम्हें लोगों को नहीं मारना चाहिए, लोगों को मारना बुरी बात होती है, तुम एक अच्छी लड़की लगती हो। वहीं डियाब्लो हैरान था कि आखिरकार ये कहानी का प्लॉट किस तरफ जा रहा है। वहीं पे वो जो डीमन लेडी होती है उसे श्रेय कुछ कुकीज खाने के लिए देती है। वो कुकीज उस डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जिसपे वो बताती है कि इंसान बनाते हैं, जिसपे वो कहते हैं तो मैं इंसानों को नहीं मारूंगी। एल्सिया ये बात सुन के हैरान थी। वो वहां से जाने लगते हैं। इतनी देर में वहां पे एक फॉलन मॉन्स्टर आता है जिसका नाम ऑल होता है। ऑल जो था वो डीमन लॉर्ड को देख के काफी ज्यादा खुश था। वो उससे उसके ऑर्डर मानता है और कहता है कि हमें इंसानों पे अटैक करना चाहिए। वो मना कर देती है क्योंकि फिर कुकीज कौन बनाएगा। और एक बात पता चलती है, इसकी समनिंग के दौरान इसके अंदर कुछ दिक्कतें आ चुकी थी, इसलिए वो डीमन लॉर्ड नहीं रही है। वहीं पे जनरल से बचाने की कोशिश तो करती है, पर आउल उस पे अटैक करने लग जाता है। उसी दौरान बीच में हमारा डियाब्लो भी आ जाता है, क्योंकि जनरल जो होती है उससे अच्छे से फाइट नहीं कर पाती और हार जाती है। डियाब्लो उसके ऊपर अटैक करता है। उस आउल को पता चल चुका था कि वो डियाब्लो से फाइट में नहीं जीत सकता है, इसलिए वो डायरेक्ट उसी डीमन लॉर्ड पे अटैक करने के लिए आगे जाता है, पर रेम बीच में आके उसे बचा लेती है। आउल जो था अपनी जान बचा के वहां से बड़ी मुश्किल से भागता है। वहीं पर डीमन लॉर्ड अब उससे पूछती है कि आखिरकार तुम मेरी जान क्यों बचाई थी, जिसके ऊपर जनरल कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं तो अच्छा रहेगा, सिटी के अंदर मॉन्स्टर नहीं आ पाएंगे। वो लोग अब सिटी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब हमें कमरे के अंदर दिखाया जाता है कि कैसे वो तीनों के तीनों लेटे हुए थे। उसी दौरान वो डीमन लॉर्ड जो होती है वो कहती है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इंसानों के साथ रहना चाहती हूँ। डियाब्लो एक प्लान सोचता है और उसे एक नाम देता है, उसका नाम क्लेन रखता है और साथ ही में उसे कुछ कपड़े भी पहनने के लिए देता है, जिससे कि ह्यूमन सोसाइटी में रह सके। यहीं पे उसका काफी सारा माना यूज हो चुका था, इसलिए डीमन लॉर्ड श्रेय उसे अपना माना शेयर करते हुए देती हैं। अगले दिन वो लोग अब बाजार के लिए निकलते हैं। वो मार्केट घूमने लग जाते हैं। इस बार क्लेन ने कपड़े दूसरे रंग के पहने हुए थे, इस वजह से लोग उसे पहचानने में कोई भी नहीं आ रहा था। वो खुशी से चल रही होती है। वो लोग सिटी के अंदर घूमने लग जाते हैं। घूमते घूमते श्रेय और उस डीमन लॉर्ड की काफी ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ जाती है। सिले डियाब्लो मिलता है और उसे सारी चीजें बता देता है कि एक डीमन क्वीन है और ये हमारे साथ रह रही है, इसकी याददाश्त जा चुकी है। पर सिलिस को एक चीज ये जरूर पता थी, जब भी इसकी याददाश्त आएगी तभी इंसानों पे कहीं खतरा न बन जाए, इसलिए डियाब्लो को इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। पर वहाँ पे तो डीमन लॉर्ड उसे दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार वो कहाँ गई? वो उसे ढूंढते भी हैं। एलिस के पास में डीमन लॉर्ड भी थी और रेम भी थी। उन्हें ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है। अब रेम उससे पूछती है, तुम क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है, मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, इससे मैं इंसानों को खत्म कर दूंगी। वो हैरान थी कि एलिस ऐसे क्यों बोल रही है। एलिस कोई सैडिस्ट पर्सन लग रही होती है। पीछे से आवाज आती है, वो पहले दिन की होती है। पहले दिन वहाँ पे आके कहता है, एलिस तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया। ये बात सुनकर रेम भी हैरान होती है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि पहले दिन जो है वो उसी के साथ मिला हुआ है। वो अपने पेट को समन करती है उससे फाइट करने के लिए,
कुछ समय तक पैट अच्छे से परफॉर्म करता है, पर एट दी एंड वो भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाता। अब वो उसी जगह पे उस पेट को मार देते हैं, जिससे कि रैम भी बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें जब खुलती है वो एक केज में थी, उसके साथ में बैठी हुई थी वही डिमन लॉर्ड। डिमन लॉर्ड कहती है कि मुझे सारी बातें याद आ चुकी है। अब कैलिन जो थी वो कहती मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गार्ड लोग जो होते हैं उन्हें एक जगह पे ले जा रहे होते हैं। दोनों बातों ही बात हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उन दोनों की बॉन्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कैलिन कहती है कि तुमने काफ़ी कुछ सहा है मेरी वजह से, जिसके ऊपर वो कहती है कोई बात नहीं, ये मेरी डेस्टिनी थी, अब हम यहाँ से आज़ाद भी होंगे। और वो काफ़ी ज़्यादा कुकीज़ खाने लग जाती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब हमारे सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, उन्हें एक चर्च में लेके आया जाता है। यहाँ पे उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। टॉर्चर करने की मदद से वो इस डिमन लॉर्ड के असली रूप को बाहर लेके आ पाएंगे। इसलिए टॉर्चर के लिए वो रैम को सामने रखते हैं और उसके ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। शुरुआत में तो डिमन लॉर्ड से रुकने के लिए कहती है, पर वो रुकते नहीं है, वो उसे एक एक करके मारते जाते हैं। डिमन लॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था, वो अपने असली रूप में आने लग जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी पहले दिन के, अब और भी ज़्यादा भरोसा हो जाता है, इसलिए वो अब उसी ही पूरे तरीके से खत्म कर देता है। अपने साथी को खत्म देख के डिमन लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसी जगह पे उस पहले दिन को खत्म कर देती है और जब वो अपने असली रूप में आती है चर्च डिस्ट्रॉय हो जाता है, आसपास में एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। डियाब्लो को ये चीज़ पहले से ही पता चल जाती है कि यहीं पे डिमन लॉर्ड होगी। वो वहाँ पे जाता है, उसे रोकने के लिए वो तैयार था, पर श्रेय को ये बात पता चल चुकी थी कि रेम काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, उसे उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस वजह से डियाब्लो जो होता है काफ़ी सारे हीलिंग पोशन जो कि उसने उस समय बनाए थे वो बाहर निकालता है और वो श्रेय को दे देता है। कहता है तुम्हें रेम को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, ये मेरा तुम्हारे लिए ऑर्डर है। और वो खुद इस डिमन लॉर्ड से फाइट करेगा और इसे सेंस में लेके आएगा। डिमन लॉर्ड अपने असली रूप में था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे डियाब्लो को काफ़ी तकलीफ तो आ रही थी उससे फाइट करने में, क्योंकि वो उसे ज़्यादा इंजर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसके साथ ही है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रेम को, हमारी श्रेय जो होती है हील करने की अपनी पूरी कोशिश करती है, पर वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, वो अभी भी बेहोश थी। उसे डर लगने लग जाता है कहीं रेम मर तो नहीं जाएगी, पर तभी रेम जो होती है अपनी आंखें खोलती है, वो ठीक होती है। रेम कहती है कि मुझे डिमन लॉर्ड के पास लेके चलो, मैं उसे ठीक कर दूंगी। एलिस ने हमें धोखा दिया है, बाकी लोगों के साथ में मिलके हमें उन्हें पकड़ना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे डिमन लॉर्ड जो होते हैं डियाब्लो से फाइट करने के लिए तैयार थे। दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें डिमन लॉर्ड के ऊपर काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचती है। डियाब्लो का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। श्रेय अपने साथ रेम को लेके आती है और उसे उसके सेंस में लाने के लिए रेम अपना हाथ उससे हाथ मिलाती है। इसकी मदद से दोनों के जो आपस में कॉन्शियसनेस जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो दूसरी तरफ सेलेस ने वापस से वो प्रोटेक्टिव शील्ड सेटी के ऊपर लगा दी होती है। एमएल भी वहाँ पे आता है। ये सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस तरह की बॉन्डिंग देख के। कैलिन माफी मांगती है, रेम उसे माफ कर देती है। डियाब्लो भी वहीं पे था। एमएल कहता है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने वापस से सिटी को बचा लिया। आउल को पता था कि यहाँ पे साफ साफ गलती इस एल्सिया की है और साथ में जनरल की है, इसलिए वो दोनों में से किसी एक को जरूर खत्म करना चाहता था। इसलिए वो सबसे पहले एल्सिया पे अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर बीच में जनरल आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो लोग वहाँ से फ्लाई करके निकल जाते हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है सिल्विया आती है और कहती है अभी भी डिमन लॉर्ड इंसानों के लिए परेशानी है, हमें कुछ करना होगा, जिस पे डियाब्लो उसे अपना सर्वेंट बनाने की बात करने लग जाता है। सिल्विया काफी ज्यादा हैरान थी। डियाब्लो वैसे तो कभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता था, पर शायद से इस बार उसने इस्तेमाल किया। वो उसी सर्वेंट बनाने वाले क्रिस्टल को बाहर निकालता है, उसे अपने मुंह में लेके डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है उसी डिमन लॉर्ड के मुंह में, जिससे कि इन दोनों के बीच में एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। अब इसकी मदद से जो डिमन लॉर्ड है वो इनके साथ में आसानी से रह सकते हैं बिना कोई परेशानी खड़ी किए। रात के समय वो एक कमरे में थे, पर बीच में वहाँ पे एल्सिया आ जाती है जो कि जनरल को बचाने के लिए वहाँ पे आई थी। श्रेय को बंदी बना के उसे हील करने के लिए कहती है। इसी वजह से वो उसे हील करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, पर वो एल्सिया से पूछते हैं कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रही है, उसका असली रीजन क्या है। जनरल वापस से खड़ी होकर ये सारी चीजें बताने के लिए उसे कहती है। एल्सिया श्रेय को छोड़ देती है और वो कहती है शुरुआत से ही मेरा बचपन काफी ज्यादा कठिन बीता है, मैं ऑर्फन थी, मैंने इंसानों का वो असली रूप देखा है जो किसी ने नहीं देखा था। ये पृथ्वी जो इंसानों की वजह से इतनी ज़्यादा खराब है, वो इंसानों के चले जाने की वजह से अच्छी होगी। वो खुद को मार देने की कोशिश करती है, पर डियाब्लो से रोक देता है और कहता है तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है, तुम अगर उसे ढूंढने की कोशिश करोगी तब वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। उसकी मोटिवेशनल स्पीच उसके ऊपर काम आती है, वो रोने लग जाती है और अच्छा इंसान बनने का नाम लेके वो सिटी से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो चारों ने अपनी जर्नी वापस से शुरू कर दी होती है, जिसमें डियाब्लो होता है, श्रेय, रेम और डिमन लॉर्ड होती हैं। वो वैसे ही घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते उन्हें एक बात पता चलती है कि वो अब काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे नहाने का प्लान बनाते हैं। तो दूसरी तरफ वो डियाब्लो को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं।
वहीं डियाब्लो जो होता है वो सनबाथ लेने की बात करता है क्योंकि वो इनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग नहाते हैं तो वो अपने पूरे क्लोथ्स उतार देते हैं और वो दूसरी दुनिया से आया है, जो कि इसके लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। वो कहता है मैं अभी जाऊँगा और अपने मैजिक की प्रिपेयर करूँगा, अपने मैजिक को और भी ज़्यादा ताकतवर मैं बनाना चाहता हूँ। ये कहने के बाद वो उन दोनों को दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और खुद ही अपनी जर्नी पे निकल जाने की बात करता है। ये कहने के बाद वो थोड़ा आगे जाता है और वो सामने देखता है एक ट्री का कुछ हिस्सा पड़ा हुआ होता है। वो टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करते उसे हवा में उड़ा देता है। उसके ऊपर वो खड़ा होता है और वहां से उड़ते हुए आगे की तरफ जाने लग जाता है। ये मैजिक दोनों लड़कियों को हैरान करके रख देता है क्योंकि उन्होंने ऐसा मैजिक पहले नहीं देखा था। इसी के साथ में ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इसका वाकई में सीजन 2 देखना है तो हमारी इस वीडियो के ऊपर 5 के लाइक का टारगेट जरूर से पूरा करा देना। इसका पार्ट 2 हमारे इस चैनल पे आ जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है।